अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलाम। नया दिन मुबारक। गुड मॉर्निंग जनाब। रहमतें, बरकतें और फजीलियतें लेकर माह रमज़ान आ गया है। दुनिया के कई मुल्कों में आज पहला रोज़ा है। उन तमाम लोगों को जहां पर पहला रोज़ा है रमज़ान मुबारक हो। जबकि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का जो चांद है वो देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा और नमाज मगरिब के बाद इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि आया कल पहला रोज़ा है या फिर नहीं। जबकि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि रमज़ान और ईद के चांद देखने में रोयत हिलाल कमेटी की मदद करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि अब मसला हमारा ये नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते, बल्कि मसला हमारा ये है कि 15 साल के बाद जो लोग चांद पर होंगे वो कैसे ईद मनाएंगे। यानी फवाद साहब को यकीन है कि 15 साल के बाद बहुत सारे लोग चांद पर होंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पर। नहीं, जाए बगैर खरीद रहे हैं प्लॉट। अभी वो जाएंगे कब ये नहीं पता। बहरहाल ज़ाहिर है उससे मुताल्लिक हम आगे चलकर बात करेंगे कि आज जो इजलास हो रहा है इसका मतलब तो यही है कि एक दिन सब रोज़ा रखेंगे पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह से एक ही दिन ईद होगी। बड़ी अच्छी बात है जी। ये बढ़ते हैं आगे। एक बात ऐसी है जो कि अच्छी बिल्कुल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। कोविड बेकाबू होता चला जा रहा है, पंजे गाड़ चुका है। लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात कर लें और सिर्फ डेथ्स की बात कर लें तो आई गेस ये इस साल की सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं। 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे में 4318 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ठीक है, जो नए केसेस हैं वो पहले से कम है, हम 5-6 हज़ार पे चले गए थे, बट जो डेथ्स हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा है। 100+ डेथ्स पिछले कई दिनों से हम देखते रहे। एक आध दिन ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज डेथ्स 100+ होती आ रही हैं। 2 रोज़ पहले 114 थी, अब 118 हैं। एहतियात करनी होगी, बहुत ज़्यादा करनी होगी और इस वक्त एहतियात नहीं हो रही। कल मैं जब मार्केट गया, स्पेशली तारिक रोड की अगर मैं बात कर लूँ, रश था, बहुत ज़्यादा था। और ऐसे में अपील करते हैं हम इस नया दिन प्लेटफॉर्म से, गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएँ, बुज़ुर्गों को लेकर ना जाएँ, बच्चों को लेकर ना जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकेले जाएं और कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से में चले जाएं। शाम के वक्त रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी भी अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। शॉपिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, अपने प्यारों की जान बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ साथ यकीनन जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी तो ख़तरे में मुब्तला हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को अब एक ही बार वैक्सीन लग रही है। जिना अस्पताल, डावा अस्पताल और खालिक दीना हॉल में मौजूद हैं। ये वैक्सीन लगाई जा रही है। कैंसिनो बायो जो है इसकी एक डोज लगनी है। 60+ लोगों को लगाई जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ को लगाई जा रही है। अब वो कतारें नहीं लगेंगी, अब 2 बार नहीं जाना पड़ेगा बुजुर्गों को। आगे बढ़ते हैं जनाब। कराची की सड़कों पर मदद के नाम पर क्या हो रहा है? कब्जा हो रहा है। ये क्या नया तरीका है? इस पर जब हम बात करते हैं और कितनी ही अगर हम इस पर रोशनी डालें कि मामलात हैं क्या, इंतजामिया पे सवाल उठते हैं ना कि आखिर इंतजामिया कहाँ है। कितनी आसानी से ये काम हो जाता है और फिर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। इंतजामिया की कारकर्दगी, क्या इंतजामिया आंखें बंद करके बैठी है, या फिर वो कहते हैं ना कि आप ये काम तभी कर सकते हैं जब आपको किसी की थपकी हासिल है या आपको कोई कह रहा है कि ठीक है आप करें, हम संभाल लेंगे। मसरूफ फुटपाथ हो वहाँ पर दस्तरखान के नाम पर जनाब हो रहा है कब्जा। ऐसे में इंतजामिया कहाँ है? इस पर आज हम हुकूमत से सवाल करेंगे। और इसके अलावा कल का माहौल क्या रहा? आप लोग सब लेट हुए होंगे, जहाँ जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने से घंटा नहीं बल्कि कई घंटे लग गए, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज हो रहा था। और इसके बायस आम शाहराहों पर हमने देखा गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर घंटों सड़क पर फंसे रहे। इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, यहाँ पर मरकजी रास्ते बंद थे, इसीलिए परेशानी रही। इवन कराची में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। एक खबर अमेरिका से है हमारे पास। बिल्कुल, हमने देखा कि एक वाक़या अमेरिका में हुआ था नस्ल परस्ती का। जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे मुजाहरे हुए थे। नस्ल परस्ती को बंद करने के लिए लोग सड़कों पर आए थे। इसी तरह का एक वाक़या हुआ, एक और सियाफॉर्म की हलाकत हुई है और 20 साला राइट की मौत भी उसी जगह हुई जहां पर कुछ अरसे कबल जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया गया था। इस वाक़े के खिलाफ अमेरिकी सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं। पुलिस के नस्ल परस्ताना इक़दामात के खिलाफ एक दफ़ा फिर से एहतजाज हो रहा है। पुलिस का कहना है कि नौजवान के पहले ही वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह बहुत ज़्यादा बहस है कि अगर वारंट गिरफ्तारी थी तो कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी, उसको गिरफ्तार किया जाता या किसी
भी तरीके से उससे अरेस्ट किया जाता, मारा ना जाता। क्योंकि हमने देखा जब जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ था तो इसके बाद ट्रंप पे बहुत तनकीद हुई थी, और जब जो बाइडन आए थे तो इस चीज़ के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी दिखाई गई थी कि नस्ल परस्ताना इक़दाम अब नहीं किए जाएंगे, तमाम अमरीकियों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर है, और जनाब ख़बर ये है कि दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका की बी टीम ने पाकिस्तान को बआसानी हरा दिया। इसलिए क्योंकि जनाब हुआ ये कि ओपनर रिजवान इतनी जल्दी में थे कि पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे, और कैप्टन बाबर आजम इतने पुरसकून थे कि 50 रन बनाने के लिए 50 गेंदें खेल गए। पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 5 बाउंड्रीज लगाई, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने पहले 6 ओवर्स में 3 छक्के 8 चौके लगाए। जनूबी अफ्रीका ने 141 रन का हदफ सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान और 6 ओवर्स पहले पूरा कर लिया। और देखें वो होता है ना कि एक मैच जब आप जीत जाते हैं थोड़े से शौक हो जाते हैं कि इसीलिए अब हम हवाओं में हैं, इसलिए एक के बाद दूसरा मैच जीतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जनाब। तो जनाब अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के हम एक दफ़ा फिर से बात करते हैं उन कब्ज़ा माफिया की जो कि एक बड़े बेहतरीन तरीके में कब्ज़ा करते हैं। वो कैसे कब्ज़ा कर लेते हैं? और सबसे पहले तो यकीनन ये कराची में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर फुटपाथ फलाही कब्ज़ा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फलाही कब्ज़ा कैसे हो सकता है। फलाही कब्ज़ा ये है जनाब कि जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर दस्तरखान लगा लिया जाता है, और बड़ी आसानी से ये काम इस वक्त कराची में हो रहा है। इसी पर हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने रिपोर्ट तैयार की। वो गए फील्ड में, उन्होंने जाके देखा कि ये काम किस तरह से हो रहा है, इंतज़ामिया कहाँ पर है, उनसे बात भी करने का उन्होंने सोचा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब सर्विस रोड फुटपाथ पर कब्ज़ा मुनासिब नहीं है, ये कह दिया गया है, तो इसके बावजूद ये कब्ज़ा कैसे हो जाता है? खाने के बाद जगह खाली कर देते हैं। ये ईदी फाउंडेशन की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया था। इस तमाम तरह मामलात पर आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। बात इसलिए बनाई जाती है कि सड़क पर चलने वाले यहाँ महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। चौरंगियाँ शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं, लेकिन फलाही इदारों के नाम पर इन जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। ये कब्जा कैसे हो रहा है, चलें हम आपको दिखाते हैं। कुर्सियाँ, मेज़, एक काउंटर और फलाही इदारे का नाम, ये 4 अनासिर हों तो आप कराची में कहीं भी डेरा डाल सकते हैं। चाहे वो कितना ही मसरूफ चौराहा हो, सर्विस रोड हो, पुलों के नीचे की जगह हो, या कोई सरकारी जमीन। सोराब गोड हो, गुलिस्तान जौहर हो, सदर हो, लियाकताबाद, फलाही इदारों ने दस्तरखानों के नाम पर कब्जे पक्के कर लिए हैं। आवाम से खतीर इमदाद मिलने के बावजूद जमीनों पर कब्जे का सवाल इन इदारों को बहुत नागवार गुजरता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे हमने नुमाइश चौरंगी वाला दस्तरखान हटा दिया। जहाँ की हमें अप्रूवल मिल जाती है कि भाई ये फलां इदारे की ज़मीन और वो इजाज़त दे रही है भाई कि आप खिला लीजिए खाना यहाँ पर, आप यहाँ कोई प्राइवेट काम तो नहीं कर रहे, हम वो काम कर लेते हैं। हमारी इतनी इस्तिताअत ही नहीं है कि हम किसी को खाना खिलाने के लिए प्राइम लोकेशन पर 10 अरब रुपए की जगह खरीदें, हमारी औकात ही नहीं है इतनी। ऐसा ही दस्तरखान लगाने वाले एक और इदारे सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट का कहना है कि इनके 95% मराकज़ तो अपनी खरीदी हुई या किराए पे हासिल की गई जगहों पर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारों का हम यकीन रखते हैं, इदारों की बात मानते हैं। इस वक्त पूरे कराची में हमने 95% अपने दस्तरखान सिलानी की रेंटेड शॉप्स या ओन शॉप्स में ट्रांसफ़र कर दिए। वहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही तो वहाँ हमें हुकूमत टेम्परेरी अलाउ करती है कि हम टाइम पे खाना खिलाएं और वापस चले जाएं। ऐसी बहुत सारी कराची जगहें हैं जो 5% के अंदर आती हैं जहाँ पे शॉप्स अवेलेबल नहीं है। कराची में चौराहों, फुटपाथों और पुलों के नीचे सबसे ज्यादा तजावीज़ात जिस इदारे की नजर आती हैं वो है चीपा वेलफेयर ट्रस्ट। कहीं दस्तरखान, कहीं सदके के बकरों का एहतमाम और कहीं पूरे दफातर का क़याम। इन कब्जों के हवाले से हमने चीपा फाउंडेशन से कई बार कोशिश की कि मौके मिल जाए, लेकिन हर बार चीपा फाउंडेशन की जानिब से मौक़िफ़ देने से गुरेज किया गया। शहर के सबसे नुमाया फलाही इदारे एदी फाउंडेशन के सरबराह भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि सर्विस रोड फुटपाथ पर कब्जे जमाना मुनासिब नहीं। इनका इदारा इसी वजह से ऐसी जगहों से अपनी सरगर्मियां ख़त्म कर चुका है। गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी सख्ती की हुई है कि फुटपाथों को जो है वो ना घेरा जाए, तो वो अच्छी चीज़ है और हम उसके इसमें साथ हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम अपनी जगहों पे खिला रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हम चलाते हैं। और जो है वो कोशिश ये होती है कि हमारी हम जगहों पे कब्ज़ा करके जो है ना लंगर खाना ना चले। इससे फिर हादसात में इजाफा होता है। लोग फिर सड़कों की फुटपाथों की बजाय जो है वो सड़कों पर चलते हैं और फिर उनको गाड़ियाँ मार के जाती हैं और इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। शहर के एक और फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन का दस्तरखान भी पुल के नीचे नजर आया, मगर इनका मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ खाने के वक्त आते हैं और इसके बाद जगह खाली कर देते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने हिसाब से सेटिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे आए, साफ़ सुथरा खाना
खिलाया लोगों को, दस्तरखान बिछाया, खाना है ना उठा के चले दिए, चल गए। हम यहाँ पे ना बैठते ना कब्जा करते, बल्कि आप देख लें कि चारों तरफ हमने अपने पैसों से यहाँ पे पौधे लगाए। अब इंशाल्लाह हम यहाँ पर एक फाउंटेन लगाना भी चाहते हैं। उलमा कहते हैं खाना खिलाना सब आपका काम जरूर है, मगर ये काम सरकारी जमीनों पर कब्जे करके और चलने वालों का रास्ता रोक कर करना शरई तौर पर दुरुस्त नहीं। कब्जे की जगह पर सड़क, रोड या किसी पार्क या कॉरिडोर या रास्ते में मुस्तकिल तौर पर दूसरों को खाना खिलाना ये दुरुस्त और शरअन जायज़ नहीं है। शहरी कहते हैं खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, मगर इसके लिए फुटपाथ और रास्ते बंद करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। तरीक़ेकार मुख्तलिफ होना चाहिए, वो ऐसे ट्रैफिक भी ब्लॉक होगी और लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब बंदा फ्लाई काम कर रहा है तो उसके लिए भी चाहिए कि जहाँ पे इतना काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपनी जगह भी खरीदनी चाहिए कि जो काम है प्रॉपर चलता रहे। अगर बंदा खाना खाने बैठता भी है, जो दस्तरखान लगे हुए 10 मिनट से ज़्यादा बैठ तो नहीं सकता ना। गरीब बंदा जो सफ़र कर रहा है गर्मी में, वो जो आधा घंटा बैठ कर रिलैक्सेशन करना चाह रहा है वो तो नहीं कर सकता वहाँ पे। अदालती अहकामात के बाद कुछ मकामात से फलाई इदारों ने कब्जा तो खत्म किया, मगर इसके बाद शहर की दूसरी जगहों पर पहले से ज्यादा जमीन घेर कर अपने मराकज़ बना लिए। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं जनाब, इसी पर बात करने के लिए सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट हमने इस वक्त जो दिखाई है और गरीबों की मदद के नाम पर जो फुटपाथ पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे में दस्तरखान के नाम पर सर्विस रोड और फुटपाथ को घेर लेना, सर ये कैसे मुमकिन होता है? हुकूमत कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, इदारे कहाँ हैं? अगर आपको थोड़ा मैं मेमोरी आपकी ज़रा रिफ्रेश बैक कराऊं तो ये वो टाइम होता था कब्ज़े शुरू होने का, जब क्लैशनकोफ कल्चर शुरू हुआ तब ही उसी ज़माने में कब्ज़ा माफिया आई, कब्ज़ा शुरू हुआ। ये ज़ियाउल हक के टाइम पर ये सारी चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद MQM ने इन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया। वो कल्चर माफिया जो था, इसका कब्ज़ों का क्लैशनकोफ कल्चर, ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी। और अगर आप थोड़ा अपना मेमोरी को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कब ये कब्ज़ा माफिया ख़त्म हुआ, कब ये कब्ज़े होने ख़त्म हुए। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 13 साल पहले हुकूमत में आई, जब उनको इक़्तिदार मिला, उसके बाद हमने ना कि सिर्फ कब्ज़े माफिया को कंट्रोल किया, हमने गैंगस्टर्स को कंट्रोल किया। अब आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा इससे डिससिमिलर है। उस ज़माने में उस टाइम पर एक हमने ही ये राय लाए थे, हम एक तरीक़ेकार लाए थे जो सफाई का, कब्ज़े क्लियर करने का। अब जब कहाँ पे किसी भी जगह पर अगर कोई खैराती खाना किसी को खिला रहा है तो मेरे ख़्याल से हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, इमरान खान के आने से पहले वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसने कहा था कि वो गुर्बत ख़त्म कर देगा, करप्शन ख़त्म कर देगा, नौकरियाँ देगा, तो वो तो उसका उल्टा सिस्टम हो गया। उनने नौकरियां छीनी। स्टील मिल्स में क्या हुआ, PIA में क्या हुआ, उन लोगों ने घर देने के वादे किए थे, लोगों के घर छीन लिए। तो उस टाइम पर हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हुए हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, कभी लोन नहीं लूँगा, वो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा भिखारी बन गया। अगर आप चेक करें रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान ने कितने लोन लिए, कब कब लोन लिए, तो आप देखेंगे जितने लोन इमरान खान ने लिए उतने कभी भी किसी ने लिए। और एक और इन्होंने नया एक ट्रेंड शुरू कर दिया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जिसके थ्रू वो लंगर खाने खोल के बैठे हुए हैं। नौकरियां ना दे सके, मुल्क को बेहतर ना कर सके, करप्शन ख़त्म ना कर सके, करप्शन बढ़ गई आपकी, पर लंगर खाने खोल दिए। तो इन लंगर खानों को तो हमें फिर चलाना ही पड़ेगा। ठीक है तैमूर साहब, एक और चीज़ हम सब मिलके ज़रा अपने माइंड में रिफ़्रेश कर लेते हैं कि आप एक अवामी लीडर हैं और आप ये जानते हैं कि कोई भी काम इंतज़ामिया की मर्ज़ी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो जो ये काम हो रहा है अब कराची में, हम क्या समझें कि इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस है या फिर इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है इस तमाम तरह मामले को कंट्रोल करने में? आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह एक ही प्रोविंस है आज पूरे पाकिस्तान में, वो है सिंध का सूबा, जो परफॉर्म कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जहाँ पे गवर्नेंस है। बाकी बोजदार साहब का क्या हाल है आपके सामने है, KPK का क्या हाल है आपके सामने है। तो हम ही काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इश्यूज होते हैं, जो इश्यूज पिछले 20 साल 25 साल से चल रहे थे वो हमने सॉल्व किए ना। सिंध हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी आई तो वी वर द वन हु सॉल्व द इश्यूज, हम ही सॉल्व करेंगे। हाँ, बाकी ये बात है कहीं पे ठेला आ जाता है, कहीं पे लंगर खाना खुल जाता है, कहीं पे कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, तो वो सारे मसले
हमारे पास ही लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हल होते हैं। हमारे DCs वन कॉल अवे बैठे हैं, जहाँ पर कोई इशू कोई मसला आता है वहीं पर जाके उसी वक्त पर ये सारी चीज़ें हम ही सिंध हुकूमत कवर करती है और करती रहेगी। छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं वो हम करते रहते हैं, बाकी बड़े इश्यूज हम कवर कर चुके हैं। नाले किसने साफ करवाए? हमने साफ करवाए। तालपुर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अब सिर्फ एक बात से मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ, घर छीनने की जो बात आपने की कि इमरान खान साहब ने घर देने का वादा कि घर छीन लिए, जो गुज्जर नाला हो या जो इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है जिससे मुताल्लिक बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि मुतबादिल घर देंगे तो वो मुतबादिल घर आपकी हुकूमत ने देना है, वो इमरान खान साहब ने नहीं देना। जो काम आपने करना है वो आप करें, तो वो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अगर हम निभा लेंगे तो यकीनन फिर सवाल करना किसी से नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं जनाब। हिंदुओं और सिखों के लिए चिता जलाना आसान हो गया है क्योंकि लाहौर में बनाए गए शमशान घाट को मुकम्मल तौर पर अफ़ाल कर दिया गया है, जहां तमाम सहूलियात इन अक़लियती बिरादरियों के लिए मौजूद हैं। अक़लियती हुकूमतें इक़दामात पर बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही हैं। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी तो पहले से ही है। हिंदू हो, सिख या कोई और अक़लियत, इबादत गाहें महफूज भी हैं और हर किस्म की तामीर व मरम्मत की जिम्मेदार भी हुकूमत है। लाहौर के गुरुद्वारा में पंछियों को दाना डालते तरनजीत सिंह खुश हैं कि अब इबादत के साथ साथ इनके प्यारों की आखिरी रसूमात की अदायगी का काम भी आसान बना दिया गया है। लाहौर का शमशान घाट हर सहूलत से आरास्ता है। ऑफिशियली कोई शमशान घाट पाकिस्तान में नहीं था, बट लकीली गवर्नमेंट रियलाइज की जो स्मॉल ग्रुप्स हैं इनकी अपनी ज़रूरतें हैं, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, और शमशान घाट एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरलिंक्ड है विद लिविंग हुड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लाहौर में शमशान घाट का होना सिख के लिए, हिंदू के लिए बहुत इफेक्टिव है। बाबू साबू इंटरचेंज से चंद फरलांग के फासले पर 34 कनाल की अराजी को शमशान घाट के लिए हिंदू और सिख बरादरी में बराबर तकसीम किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार सरकार की जानिब से 4 माह कबल दोनों मज़ाहब के लिए अलग अलग शमशान घाट तैयार किए गए और अब 4 दीवारी के साथ साथ सर्द गर्म मौसम के लिए बरामदा और कमरे भी बनाए गए। पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले यहाँ 13 थी शमशान घाट, तो उसके बाद जब पार्टीशन हुई तो सारी ख़त्म हो गई, लोगों के घर बन गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये रावी पे उधर अपनी रस्म करते थे क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं थी, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे कि आग लग गई, रावी में आग लग गई। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा तो कि हमें कोई जगह दी जाए क्योंकि कम्युनिटी को, तो उन्होंने फिर ये हमारे महकमे ने ये वाली जगह दी। अब तक यहाँ 2 अफराद की आखिरी रसूमात अदा करके चिताएं जलाई जा चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि इस साल पूरे पाकिस्तान में एक साथ पहला रोज़ा होगा, साथ ही ईद मनाई जाएगी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा और आज कई ममालिक में पहला रोज़ा रखा गया है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की सदारत में ये इजलास होगा और ये इजलास ग़ालिबन 20 साल के बाद पेशावर में हो रहा है। इससे पहले हमने कई साल ऐसा देखा कि 2 ऐलान हो जाते थे, 2 चांद हो जाते थे, 2 ईदें हो जाती थी, 2 रोज़े अलग अलग हो जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। अब से मामला ऐसा है कि इजलास भी एक होगा, फैसला भी एक होगा, ऐलान भी एक होगा और माहौल भी एक होगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज इससे मुताल्लिक कि ये बड़ी पेशरफ्त है और इससे मुताल्लिक ज़ाहिर है माजी में काम होता आया है कि ये जो 2 ऐलान हो जाते हैं ऐसा मामला ना हो। और इसी से मुताल्लिक फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी ये मसला नहीं है कि चांद एक नज़र आ रहे हैं 2, बल्कि मसला ये है कि अब आने वाले दिनों में जब लोग चांद पर जाएंगे तो ईद कैसे मनाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौलाना अब्दुल खबीर साहब ने। मौलाना साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानियों को ये दिन देखना नसीब होगा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन रोज़ा होगा और चांद के मामले पर यकीनन हमें उम्मीद है कि कोई बहस नहीं होगी जब आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े खैर के रस्ते जो हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वो हम सब के लिए बना रहे हैं और हमारी पहले दिन से कोशिश रही और मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया, जहाँ मैं बलूचिस्तान गया,
खैबर पख्तूनख्वा में गया, सिंध में गया और तमाम उलमा मशाइख और अपने लोगों के साथ बातचीत को बढ़ाया। और बिलखसूस हमने पेशावर में जब मुलाकातों के सिलसिले को बढ़ाया तो फिर हमने हज़रत मुफ्ती शहाबुद्दीन पपलज़ई साहब से भी मुलाकात की और उसमें भी कोशिश यही थी कि हम मिलकर एक वहदत का पैगाम कौम को दें। और फिर मैंने ये कहा हुकूमत पाकिस्तान को और जनाब नूरुल हक कादरी साहब जो कि वज़ारत मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं कि हम इस दफ़ा पेशावर में हम बैठेंगे। तो पेशावर में बैठने का मकसद भी यही था कि हम यहाँ से एक पैगाम दें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें कामयाबियों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा पाकिस्तान जो है आज इंशाअल्लाह देखेगा कि अगर रोयत मौजूद हुई और चाँद नज़र आ गया तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा रखा जाएगा। और अगर और इंशाअल्लाह आइंदा ईद पर भी इसी तरह का इत्तफाक जो है पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। हमारा काम ही 50 साल से वहदत है, इत्तेहाद है और यकजहती को फ़रोग देना है। और वो तो हम समझते हैं कि रोयत हिलाल कमेटी जो उसी की मौलाना साहब एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता था मौलाना साहब, इजाज़त हो अगर आपकी। बस मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो फैसला किया कि पेशावर में इजलास होना है, तो इससे मुताल्लिक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या सपोर्ट आपको हासिल है? क्या ये बताया गया है कि अच्छा पेशावर में इजलास करना ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि शायद यहाँ पर देखना आसान होगा, क्या ऐसा मामला है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो हमारा अपना फ़ैसला है मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का। मगर ये है कि वजारत साइंस जो टेक्निकल सपोर्ट है, कल भी आपने देखा कि हम इकट्ठे थे फवाद चौधरी साहब के साथ और वो हमें फराहम पहले भी कर रहे थे, वो अब भी कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मौलाना हमारी पूरी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के साथ होगी। जैसे आप देखते हैं कि महकमा मौसमियात या महकमा सपारको भी हमें फ़नी मामलात देता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आज सब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पेज पर हों और एक मुल्क के अंदर एक दिन ही रोज़ा रखा जाए। तो ये जो कोशिश थी ये अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी में बदली है और हमें अल्लाह की बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आज चाँद नज़र आ गया, क्योंकि हमने फ़ैसला शरीयत और शहादतों के ऊपर करना है, तो इंशाअल्लाह एक ही रोज़ा पूरे मुल्क में होगा और आने वाली ईद भी इंशाअल्लाह इत्तफाक राय के साथ इंशाअल्लाह हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा जितने भी ये मसाइल हैं इनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए और कौम को वहदत में परोया जाए। जी ठीक है। अच्छा मौलाना साहब एक और चीज़ ज़रा समझाएगा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने देखा कि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल नज़र आती थी, मुफ्ती पोपलज़ई साहब साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे। अब हमने ऐसी क्या तब्दीली देखी, ऐसी क्या पॉजिटिविटी देखी, ऐसी क्या मस्बत तब्दीली थी? आपकी तरफ से हाथ आगे बढ़ाया गया, चीज़ों को इकट्ठा, लोगों को इकट्ठा बैठने के लिए कहा गया। प्लीज़ ज़रा इससे मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा। हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हैं और मेरी जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली तो मैं उनसे मिला भी और हमने काम भी इकट्ठे किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाथ बढ़ाने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गुर्बत में बदल जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हमने कोशिश यही की कि हर सतह पर, हर जगह पर, जहाँ पर भी हमें मौका मिले और जहाँ पर भी ज़रूरत है इस हवाले से हमें पहल करनी चाहिए ताकि हम कौम को एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो मैंने इसमें अपनी 3 महीने की एफ़र्ट्स लगाई हैं और मैंने कोशिश की है कि बैनुल मसालिक हम आहंगी जो है, क्योंकि ये जो मैं बताना चाह रहा था कि ये मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान जो है ये एक वहदत का प्लेटफार्म है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि इस वहदत के प्लेटफार्म से हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर वहदत के पैगाम को आम करना है और अगर आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला
जहाँ मतलब ये फैसला होगा और हम एक होंगे, तो ये कितनी अच्छी एक लहर होगी खुशी की। और रात से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत से टेलीफोन जो हैं लोगों के वसूल हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आपने बहुत अच्छा किया कि आप पेशावर में आकर बैठे। ये 18 साल के बाद पेशावर के अंदर ये इजलास हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात मौलाना साहब और प्लीज़ बता दीजिएगा, चूँकि ज़ाहिर है आपने पूरी कोशिश की है, अब 3 महीने की आपकी कोशिशें हमारे सामने हैं, तो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब भी आज इस इजलास में होंगे? देखिए, हमने उनको दावत दी है। यहाँ तक तो जो रात तक के मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बेहतर रहे और हमने दावत दी है। हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और जितने और भी लोग हैं हमने उनको भी दावत दी, ठीक है, वो भी आ जाएं, कोई बात नहीं। एक बात और भी मौलाना साहब, एक बात और भी, वो थोड़ा लाइटर साइड पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ऐलान करते थे चांद का, वो बड़ी लंबी तुमहीद बांधते थे तो लोग इंतजार करते थे, लोग कहते ऐलान तो कर दीजिए कि चांद नजर आ गया, नहीं तो क्या आप भी तरसाएंगे अवाम को या फौरन से ऐलान कर देंगे? नहीं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तसर ऐलान हो। और क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें हैं उनको तो हमें बयान करना होता है और फिर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं या जोनल के हैं जो फ़नी ताउन दे रहे हैं उनके, फिर उसके बाद हमारा होता है कि भाई चांद का ऐलान किया जाए। सही। तो आप फिक्र ना करें, कोशिश करेंगे कि मुख्तसरी हो ताकि आपको ज़्यादा देर बैठना ना पड़े और फिर आप लोग रोज़े की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे कि थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। और आज का जो इजलास हो रहा है ज़ाहिर उसका सेहरा आपके सर जाता है। ये इजलास 18-20 साल बाद पेशावर में हो रहा है और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब को भी इसमें दावत दी गई। इंशाल्लाह ऐलान जो होगा पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा, एक ही दिन ईद होगी इंशाल्लाह। और ईद पे हम सब अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस होते हैं। ठीक है। वेलकम बैक जनाब। रमज़ान का मकसद भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं होता सिर्फ, बल्कि इससे बढ़कर भी है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान आपको दर्स देता है सब्र का और तहम्मुल का और दूसरे के मिजाज को समझने का। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त के रुझान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं जनाब, सड़कों पर लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, कहीं गाड़ी लगती है तो शहरी दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं सिर्फ रास्ता ना देने पर हाथापाई होती है और कहीं अगर कोई अच्छी बात कह दे और बुरे काम से टोक दे तब भी हमने देखा कि सामने वाला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अब तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है, ऐसे में इफ्तार से पहले लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हर किसी को घर जाने की शायद बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि जी हम पहले घर पहुँच जाए, घर वालों के साथ इफ्तार कर लें। इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है, आज हमें ज्वाइन किया है सितारा इम्तियाज़ मोहम्मद इरफान यूसुफ साहब ने। इरफान साहब बेहद शुक्रिया आपका। इमरान साहब बेहद शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, अदम बर्दाश्त का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका असल कसूरवार आपकी नज़र में कौन है? क्या हम खुद हैं क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अहम मौजू है, रमज़ान मुबारक की आमद है। देखिए बहन, इंसान की बका, नशोनुमा और इर्तिक़ा के लिए जो 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं वो है ख़ुराक, उसका जिनसी ताल्लुक़ और नींद। और यही कानून के दायरे में रह के अल्लाह ताला ने इसको जायज़, हलाल और तैयब इंसान के लिए रखा है। देखिए इंसान जो है, अगर आप रमज़ान मुबारक के अंदर देखें तो इन सब के साथ वो कानून की पामाली करता है कि पूरे 11 महीने में इतना नहीं खाता जितना इस महीने में खाता है। यानी रोज़े का मतलब था खुराक के अंदर इज्तिनाब करना, अपने आप को रोकना, जो कि जायज़ है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इसी महीने के अंदर खाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें कहा कि जी नींद में हम कहते हैं जी हम रात को ज़रूर जो है इबादत करेंगे, लेकिन दिन में हम सोएं और काम में हमें वक्फा दी जाए हमें। तो हम जो रोज़े की बेसिकली रूह है ना, उसको हम नहीं समझ पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत सारे रोज़ेदार वो होंगे जिनको भूख और प्यास के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अरे वो अहकामात जो हमारे लिए जायज़ हैं वो भी यहाँ पे कहा गया कि इसको एक वक्त के लिए मौकूफ़ कर दिया जाए। रोज़े की जज़ा जो है वो आम नेकियों से अल्लाह ने बढ़कर कर दी। नॉर्मल के अंदर 700-700 गुना और इसमें कहा तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा।
روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے مہمان ہوتے ہو اور میں جس طرح مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے، اس طرح افطار سے پہلے میں تمہیں دن میں جو تم نے یہ روزہ رکھا ہے اس کا انعام میں افطار کے وقت دینے والا ہوں۔ اب اس افطار کا جو انعام ہمیں کیش ملنے والا ہے، نعمتیں ملنے والی ہیں، انعام ملنے والا ہے، اس کو لینے کے لیے ہم اسی طرح ہی جاتے ہیں جس طرح ہم راشن لوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے ہم اسی طرح ہی جاتے ہیں جیسے ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو دھکے دے کے مار کھا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا طرز بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر عرفات کے اندر خطبہ فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور اے سن لو کہ اے انسان تیری عزت عصمت اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، یعنی اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر انسان کی عزت اور عصمت ہے، لیکن وہاں پر بھی انسان کونیاں مارتا ہے، دھکے دیتا ہے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، طواف کے لیے ہر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اور ہم اس لیے کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، ہمیں کوئی روزہ سمجھا نہیں رہا کہ روزے کی روح کیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائی سے اپنے آپ کو روکنا، نیکی کی طرف عمل کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو آج تک جب ہم یہ تقوی ہی ڈیفائن نہیں کر سکے کہ تقوی کا مطلب اجتناب کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا ہے، نہ یہ کہ آگے بڑھ کے اپنے حاصل کرنا، لوٹ لینا، دھکے دینا، پریشان کرنا۔ عام دنوں کے اندر اگر ہمیں انسان غصہ دلاتا ہے، عام دنوں کے اندر اگر ہمارے اوپر کچھ تنبیہ کرتا ہے تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی تم مجھے سے کیوں الجھ رہے ہو، تم میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو۔ لیکن روزے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی الجھنا چاہے تو اس سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی اگر کوئی آپ سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو، تو بھی آپ اسے کیا کہے کہ بھائی میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کا احترام بالکل احرام جیسا ہے کہ یعنی میں نے احرام کیونکہ باندھ لیا ہے تو اب میں لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، اب میں کیونکہ اس احرام کے اندر حرمت کے اندر پابند ہو گیا ہوں۔ تو جب جائز چیز کو بھی میں اپنا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے کے اندر ہوں، وہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو، انسانوں کو اس بے صبری کے ساتھ چلتا پھرتا بم بنتا ہوا بھاگ رہا ہوں۔ اس لیے، اور بھاگ کیوں رہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اثر سے جو یہ انسان بھاگ رہے ہیں، ٹریفک کی پامالی کر رہے ہیں، اپنی جان زندگی میں خطرے میں ڈال رہا ہے، دوسرے کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کس چیز کے لیے ڈال رہا ہے؟ گرم پکوڑوں کے لیے کہ خالی اس کو اب گھر پہنچ جائے اور اس کو پکوڑے گرم مل جائیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوا بھاگتا ہوا گھر چلا جا رہا ہے، یا ٹھنڈا شربت پینے کے لیے بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ روزے کے لیے احکامات تھے، یا روزہ افطار کرنے کے لیے یہ والے احکامات بتائے گئے تھے کہ انعام حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے؟ المیہ ہے کہ ہمیں روزہ کسی نے نہیں سمجھایا، اور جب ہمیں سمجھایا ہی نہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں؟ یہ بات آپ کی درست، سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، یا کہہ لیجئے کہ تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ اسی لیے پھر عدم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ذرا روزہ رکھا ہوا ہے، کئی گھنٹوں کا روزہ ہے، گرمی بھی ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ تھک بھی گیا ہے، وہ بھوکا بھی ہے، ایسے میں افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت باڈی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسے کون سے ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایسا کون سا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں؟ اور ایسے ماحول میں اور ایسے معاملے میں کرنا کیا چاہیے؟ مشورہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں نا، اگر یہ نیت ہے یہ تو جسم کے اندر ایسی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی جس کے اوپر انسان اپنے آپ کو لیے تاریخ کر لے کیونکہ میں بھوکا ہو گیا اس لیے میں لڑنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاؤں گا۔ یہ بالکل غلط ایک فلسفہ ہے کہ ہم اس وقت لاغر ہوتے ہیں، ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں۔ سر ہم اس لیے بھی بہت کمزور ہوتے ہیں کہ جو ہم سحری میں کھاتے ہیں نا بے حساب، وہ ہمیں اتنا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ٹھہر کے ہم تو اتنا سحری میں کھا لیتے ہیں، ہمیں تو 2 دن تک سحری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر ہم نے یہ تاریخ کر لیا کہ شاید خوراک کی شارٹیج کا نام روزہ ہے، شاید خوراک نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے۔ جناب میدا ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ 17 سے 18 گھنٹے بغیر کسی اس کے انرجی سپلائی کرتا ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے، جب ہمیں کوئی فائٹ کرنا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی خطرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری انرجی جو ہمارے جسم میں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم سے آتی ہے۔ ہمارا نظام ہاضمہ، ہمارا پیٹ، ہمارا معدہ 17-18 گھنٹے بغیر کسی چیز کے ہمیں سروائیو کرا سکتا ہے، سکون کے ساتھ ہمیں سروائیو کرا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ آپریشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، کچھ کھانا پینا نہیں ہے 12 گھنٹے، ذرا سا بھی کوئی چیز تو کہہ رہے ہیں یہ 12 گھنٹے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمیں اس انرجی کی ضرورت نہیں ہے،
اور ہمیں اس نظام کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خوراک اپنے اوپر طاری کر لیا. اللہ معاف کرے, مسلمان نے خوراک کا کوئی ایسا سلسلہ جوڑ دیا کہ خوراک نہیں ملے گی تو شاید دین جو ہے وہ خطرے کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا. تو ہم نے ایسا کچھ اپنے ساتھ معاملہ کر لیا کہ ہم نے اس کو طاری کر لیا ہے, کیونکہ اور ایک ریزن بنا لیا ہے کہ کیونکہ میں خالی پیٹ ہوں, کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو اس لیے اب میرے اوپر یہ بے چینی لازمی ہونا ضروری ہے. آپ خود ہی اندازہ کریں نا بھائی, بڑا سمپل سی بات کر رہا ہوں. اگر انسان کے اوپر یہ بھوک اور لاغر پن طاری ہوا ہوتا, اگر یہ کمزوری طاری ہوئی کی ہوتی تو لڑ رہا ہوتا, وہ بھاگ رہا ہوتا, وہ گالیاں دے رہا ہوتا, وہ دھکے دے رہا ہوتا. اگر اس میں انرجی نہیں ہوتی تو وہ تو پڑا ہوا ہوتا نا, اسے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. یہ اپوزٹ ہوا ہے نا, تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے سے ماحول تھا, جو پہلے سے اس نے سیکھا تھا, جو پہلے وہ کرتا آیا ہے پورا سال, یہ اسی کا تسلسل ہے, وہ اس کو بدلنے کو تیار نہیں. ایسا ہی ہے بلکہ اپوزٹ کیا نا. 11 مہینے جو چیز جائز بھی تھی, حلال بھی تھی, طیب بھی تھی, اللہ نے آپ کو ایک اور لیول عطا فرمایا, ایک اور اسٹریچ آپ کو دیا کہ اس مہینے اب تم یہ بھی پریکٹس کرو. سر جھوٹ بولنا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے, لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولے اس کو اللہ کو اس کی بھوک پیاس فاقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ ہی کریں. تو آپ تو پہلے بھی جو چیز آپ کے اوپر جائز, حلال اور طیب تھی, اس میں وہ بھی موقوف کریں. تو ہم نے 11 مہینے کا جو تربیت تھی وہ اس مہینے میں بڑھانی تھی. ہم تو اپوزٹ ہو گئے, بالکل. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا, ہم یہ سنتے بھی ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے کہ اچھا رمضان میں شیطان کو تو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں, عام حالات میں وجہ تو کہتے ہیں اچھا شیطان تھا یا کچھ بھی تھا, جب رمضان میں شیطان بند ہے تو آدمی کیسے ہی حرکت کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, ہاتھا پائی کرتا ہے, مارتا ہے, عدم برداشت ہے. تو یہ کون سا شیطان ہے؟ انسان کو بہکانے کے لیے, انسان کو راہ راست پہ سے ہٹانے کے لیے 3 قوتیں کار فرما ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں جن و انس, جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں. ایک انسان جو ہمیں جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں, برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. اور تیسرا ہے ہمارا نفس, وہ ڈیٹا, وہ ہمارا اندر شر کی قوت جو انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. وہ شر کی قوت انسان کو یہ پامال کرتی ہے. بیرونی طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنات ہیں, جو کہ شیاطین جنات ہیں, ان کے وسوسوں سے انسان کو روک دیتا ہے, ان کو صرف قید کیا ہے. یعنی 3 قوتیں ہیں جس میں سے ایک کو قید کر دیا ہے, دوسرا انسان ہے جو آپ کو برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے, تیسرا آپ خود ہے. بیسیکلی جو نفس ہے وہ انسان کو جو خود ہے, جو انسان کا جو شر ہے, اس کو دبانے کے لیے, اپنی خیر کو اوپر لانے کے لیے اس کو تربیت کی جاتی ہے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ تو کبھی بھی قید نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. باہر کی جو قوت ہے جنات, اس کو قید کر دیا جاتا ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ اس وقت شیطان بنا ہوا ہوتا ہے, یا بعض موقع پہ بن جاتا ہے کہ جن اس کے آگے کیا بیچے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب ساتھ موجود تھے آپ, اور گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان میں اسپیشلی افطار سے پہلے جو عدم برداشت کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ تسلسل ہے, جو پہلے سے ہم کرتے آئے ہیں, جو پہلے سے ہم ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں, یہ اسی کا تسلسل ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے, روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے, یہ درس دیتا ہے کہ برداشت کرنا ہے, تحمل مزاجی کا ہم نے جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے. اب بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان ہمارے پہ فرض ہے یہ کہ ہم دوسرے کا احترام کریں, دوسرے کے جذبات کا احترام کریں. اور جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو یقیناً یہ چیز آپ کے لیے زیادہ اس لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ یہ کہہ دیں جی کہ میرا روزہ ہے, میں اس لیے کسی بھی بحث کا, کسی بھی لڑائی کا یا کسی بھی جھگڑے کا حصہ نہیں بننا چاہتا, اور صبر کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو گھر جانے کی جلدی ہے اور کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, ٹریفک کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس میں بھی صبر کریں. نہ صرف اس میں بلکہ ہر ایک چیز میں صبر کا مظاہرہ کریں, کیونکہ آئی تھنک شاید روزہ ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے کہ صبر و تحمل کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. اور جیسا کہ بہت بار ہم نے دیکھا ہے یہ کہ جب بھوکے پیاسے ہم ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سارا دن ہم نے بھوک پیاس کے ساتھ گزارا ہے تو ہمارا روزہ قبول ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کے برائیاں بھی کی ہیں, لوگوں کی چگلیاں بھی کی ہیں, بدخوئیاں بھی کی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی برداشت کریں, اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, اپنے ہاتھوں کو قابو میں. بالکل جی. تو اس رمضان عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے اصل روح کو سمجھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि सुइंग गैस के बिल्स में स्लो मीटर और पीयूजी के नाम पर सार्फिन से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। कई शहरी ऐसी शिकायत करते नजर आते हैं कि राबता जब वो करते हैं तो राबता करने पर एवरेज बिल का उन्हें बताया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या SSGC ने पैसे कमाने का नया तरीका निकाली है या फिर इंतजामिया तरफ तवज्जो नहीं दे रही? इसी पर बात करने के लिए SSGC के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। शहबाज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त। शहबाज साहब, लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि स्लो मीटर चार्जेस या पीयूजी के नाम पर बटोरे जा रहे हैं पैसे। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर सिर्फ कराची की मैं बात कर लूँ, कितने सारिफिन की शिकायत आप तक आई है और कितने फीसद शिकायत जो हैं वो एड्रेस कर ली गई हैं? शुक्रिया आपने बुलाया और ये बड़ी अहम मौजू है इस वक्त। देखिए, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ओवर बिलिंग तो करते नहीं है, सो ये तो रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लेंगे, देयर इज नो नथिंग लाइक ओवर बिलिंग। ओके, पीयूजी की मद में हम ज़रूर चार्ज करते हैं और इस पीयूजी को समझ लेना चाहिए। पीयूजी बेसिकली होता ही है, पीयूजी की बेसिकली 4 किस्में हैं, जिसमें पीयूजी विच इज़ पासिंग ऑफ अनइंटरप्टेड अनरजिस्टर्ड गैस, देन देयर इज अ स्लो मीटर स्लो हो जाता है और उसकी रीडिंग सही नहीं होती, जितना वो गैस यूज़ कर रहे हैं तो इतनी रीडिंग नहीं आती, एंड देन देयर इज DPG विच डिड नॉट पास गैस, एंड और फिर आखिरी ये मीटर टैम्परिंग, जो ये मीटर टैम्परिंग करते हैं लोग, उसकी वजह से गैस कम हो जाता है। तो ये हम ये करते हैं कि हम सर्वे करते हैं और जब हम मीटर ले जाते हैं, मीटर को चेक करते हैं और अगर मीटर इनमें से किसी चीज़ में पाया जाता है तो हम 2 नया मीटर लगा देते हैं और नए मीटर में 2 महीने की रीडिंग ले लेते हैं और जब 2 महीने की रीडिंग का जो एवरेज लगा के हम उसको मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर लगाते हैं और ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कस्टमर से साइन किया है, ड्यूटी अप्रूव बाय ओगरा, ये हम करते हैं। हुआ ये कि जो कोविड पिछले साल कोविड के ज़माने में हम एक रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, हम हर महीने मीटर्स सर्वे भी करते थे, उसमें चेंज भी करते थे। कोविड के ज़माने में ये काम नहीं हुआ और सिर्फ जो DPG था या बहुत ज़रूरी जो होते थे वो हम करते थे। हुआ ये कि जब सितंबर में जाके खुला और अक्टूबर में जाके जब ये हमने काम शुरू किया तो जो 2 महीने के बाद बिल लगने थे वो आने शुरू हुए। सो हो ये रहा है कि चूंकि कस्टमर को पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, पिछले कुछ महीनों में कुछ नहीं हुआ और जब अक्टूबर से काम करना शुरू किया और उसका इम्पैक्ट दिसंबर में आया तो लोगों को ये लग रहा है कि पीयूजी ज्यादा लगा है। दिस इज एज पर प्रोसेस। और जहां हो गया सर, अब ये मामला हो चुका, एड्रेस हो गया, यानी जिस पीयूजी लगना था लग गया, अब आगे चलकर वो दोबारा नहीं लगेगा, आगे चलकर दोबारा बिल ज्यादा नहीं आएगा, दिस इज डन। जी, जिन कस्टमर का एक दफा पीयूजी लग जाता है उन कस्टमर का दूसरी दफा पीयूजी नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। और अगर किसी का लग रहा है तो प्लीज हमारे कस्टमर सर्विस में आए, वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि वो दूसरी दफा ना लगे। ठीक है शहबाज इस्लाम साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और शहरियों को अगर इससे मुतालिक शिकायत होगी या फिर अगर उन्हें कोई मसला होगा तो यकीनन अब उनका मसला हल हो जाएगा और अगर नहीं हल होता तो फिर रुजू करें हम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ज़रा बताएं कि अवामी मसाइल जो हैं वैसे तो बहुत सारे हैं। एक अभी अवामी मसला था गैस बिल के हवाले से जो हमने डिस्कस किया, एक मसला है महंगाई के हवाले से, फिर एक मसला आता है कि चीज़ें नहीं मिल रही। आटा 40 रुपये किलो, चीनी 68 रुपये और घी 170 रुपये फ़ी किलो। जी हाँ, यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात करें जहां पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइंस लगी हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि चाय की पत्ती पर 50 रुपये, सफ़ेद चना 15, जबकि दालें 15 से 30 रुपये फ़ी किलो सस्ती मिल रही हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, एक शख्स 2 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं लेकर जा सकता। इसी पर जब हमने शहरियों से बात की तो शहरी हमें नाराज़ नज़र आए। हमारे साथ मौजूद होंगे MD यूटिलिटी उमर लोधी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। उमर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि ये पाबंदी क्यों है कि एक शख्स जो है वो 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं लेकर जा सकता या उसको 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं मिल रही? जी शुक्रिया। हमने सच ये किसी को ये नहीं हम कह रहे कि जी आप 2 किलो से ऊपर नहीं, लेकिन
ایک شاپنگ مشن میں جی آپ ہماری بھی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. لوگ پوری کی پوری فیملی لائن میں آ جاتی ہے اور لوگ اپنے ضرورت سے زیادہ چینی لے جاتی ہے, آٹا لے جاتے ہیں اور گھی لے جاتے ہیں. ہم نے کسی حد تک حد مقرر نہیں کی, لیکن ہمیں لوگوں سے بھی ایک کوآپریشن چاہیے کہ جتنی ان کی ہفتے کی ضرورت ہے وہ ہم سے ضرور لے جائیں. ایک ہی ماہ کی اگر ایک دن ہی آپ لے جائیں گے تو ہمیں باقی لوگوں کی حق تلفی ہوگی, باقیوں کو سٹاک نہیں ملے گا. پھر ہمیں کمپلینٹ ہوگی کہ ہمارے سٹاکس اویلیبل نہیں ہیں. پھر یہ ہوگی کہ جی لوگ 10-10 کلو چینی لے کے دکاندار لے گئے. تو ہمیں کہیں تو ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوگا. تو اس میں مجھے صارفین سے اور لوگوں سے بھی یہ ہے کہ پلیز ایک تو جتنی آپ کی ایک ہفتے کی ضرورت ہے ہفتہ ہفتہ آئے اور لے جائیں, اور ہمارے پاس سٹاکس اویلیبل ہیں. اور ہم نے ایز سچ کوئی حد مقرر نہیں کی, لیکن اگر صرف آپ آٹا چال چینی اور یہی لیں گے اور بہت سے لوگ ایک ہی وقت پہ آ جائیں گے, اور اس کو اگر خدا نہ خواستہ لوگ بزنس بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ان کی حق تلفی کرنی ہوگی. صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف کراچی کی ہم بات کر لیں, چونکہ آج ہم نے اس پر 8 بجے کے بلیٹن میں رپورٹ بھی چلائی تھی کہ کراچی میں ظاہر ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اور بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی یہ غائب ہے. کیا ایسی شکایات آپ تک پہنچی ہیں اور آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ جی ہمارا کمپلینٹ سیل ہے سر. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی جگہ اگر آپ ایک ہی دن میں اگر اس کی سٹور کی کیپیسٹی 1000 کی ہے اور ادھر 2000 یا 3000 لوگ پہنچ جائیں گے, اور اس کو جا کے اور پرائس ڈفرینشیل مارکیٹ سے اتنا زیادہ ہوگا, تو ہماری بھی ایک ریپلینشمنٹ کی حد ہے, ایک کیپیسٹی کی حد ہے, تو ہم اتنا ہی پورا کر سکیں گے. جہاں تک سٹاکس کی بات, کوئی گورنمنٹ نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے. میرے پاس اس وقت سٹاکس میں 32,000 ٹن چینی پڑی ہے, وہ ہم نے سٹوروں پہ ہی بیچنی ہے, ہم نے اس کو کہیں نہیں رکھنا. میرے پاس 70,000 ٹن آٹے کی ایلوکیشن ہے, 30,000 ٹن میرے پاس گھی کی ایلوکیشن. سر یہ ساری چینی کہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ ہمارے ویئر ہاؤسز پہ سر. دیکھیں دس از سم تھنگ, اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو. میں آپ کو فگرز اس لیے شیئر کر رہا ہوں. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی آپ لوگوں کے پاس ہے. سر میں خود ایک یوٹیلیٹی اسٹور گیا, اس یوٹیلیٹی اسٹور پہ آج تک ایشو نہیں تھا, وہاں پہ وافر مقدار میں چیزیں موجود تھیں, لیکن ظاہر ہے چونکہ کچھ میں یہ مسئلہ رپورٹ ہے, اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے, کہیں پر مسئلہ بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایڈریس کرنا آپ نے, دیٹ از دا ریزن کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سر ایک اور مجھے پلیز بتائے گا کہ کراچی کی بات ہے, ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر خاتون آتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ گھی اور تیل کی جو قیمتیں جو سبسیڈائز ریٹس ہیں اس پر اس یوٹیلیٹی اسٹور پر نہیں مل رہا. ایسی کوئی شکایت ہو تو کیا طریقہ کار ہے, کہاں شکایت کی جائے, کیسے ایڈریس ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اسی آس میں گئی تھی کہ دوسری مارکیٹ کی نسبت یہاں پر کم دام میں چیز ملے گی. ہمارا جی میں آپ کو ابھی ہمارا کمپلینٹ سیل جو نمبر ہے اس پہ بتا دیتا ہوں, وہ وہاں کال کر سکتی ہیں. میں 99% شور ہوں, وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں گی, میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہی, میں بھی ون اور جگہ ایسے ہو. ہمارے پاس گھی کی کوئی قلت نہیں ہے, وافر مقدار میں موجود ہے, سٹاکس بھی ہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ آج لیٹ سے ہماری کیپیسٹی سے زیادہ لوگ آگے اور شاپنگ کر لی. جس طرح میں آج کی اگزامپل دیتا ہوں, پلیز کیمرہ اٹھائیے گا, اور ہمارے لیے بھی اگر ایٹ لیسٹ پیپل شوڈ اسپیک اپ فار اس آلسو. ذرا جا کے اسٹوروں پہ آج حاشر دیکھیے گا, سب نے آج ہی رمضان کی شاپنگ کرنی ہے اور آج ہی پہنچیں گے, اور پھر یوٹیلیٹی اسٹور کا ہوگا کہ سٹاکس نہیں ہے. کہ بالکل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں, عوام ریلیکس کریں, تسلی کے ساتھ اپنی رمضان کی گروسری کر سکتے ہیں, چل ہو جائیں, یا واقعی اب انہیں وہ جو آپ کو گھبراہٹ ان میں نظر آ رہی ہے وہ گھبراہٹ ان کی وجہ ہے؟ جی میں اس کا عرض کرتا ہوں. میں نے اس لیے آپ کو اوپنلی کوانٹیٹیز بتا دی, لیکن کیا یہ گھبراہٹ صرف یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہے؟ وہ گھبراہٹ کی بات ہے. باقی ہمارے یہ منحص القوم ہم یہ ہے کہ ایک رات پہلے ہم جائیں گے عید کی شاپنگ, درست بات ہے یہ, اور ایک رات پہلے ہی ہم میں اس پہ منع نہیں کرتا, نہ میرا کوئی حق ہے کسی کو اس پہ منع کرنے کا. لیکن صرف میری ریکویسٹ لوگوں سے یہ ہوگی کہ پلیز اپنی شاپنگ مشینز کو تھوڑا سا آرگنائز کرنے. آپ نے جس وقت جانا ہے, میرا اس پہ کوئی حق نہیں کسی کو کس وقت جائیں کس وقت نہ, لیکن ہماری ایک کیپیسٹی ہے, ہماری ایک سرو کرنے کی. اگر ایک سٹور پہ میں جیسے پہلے کا 2000 کی کیپیسٹی ہے اور وہاں 4000 لوگ آ جائیں گے, میں ان کو سرو نہیں کر سکوں گا. سو پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے, گیپ کے ساتھ جائیں,
اور اپنا مشن پلان کریں اور ہمارے پاس کوئی سٹاکس کی کمی نہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ سر، ظاہر آپ بار بار اس پر فوکس کرتے ہیں کہ سٹاکس کی کمی نہیں ہے، تو یہ بڑا اطمینان بخش بات ہے کہ جتنا ڈیمانڈ کو میٹ کیا جائے اتنا ہی آپ لوگوں کی کوشش ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے ڈیو ٹو کووڈ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، ٹائم بھی ظاہر لمٹ کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز پہ، اور کچھ جگہوں پر ظاہر ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے، تو اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں پر موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کام کر رہے ہیں؟ اس وقت جی ہم نے جو ٹوٹل نیشنل نمبر ہے وہ ہمارا 200 سے اوپر کا ہے، لیکن جو کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. یہ اس کی کوئی ایک اسپیسیفک لوکیشن نہیں ہے، یہ ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہوا ہے، کراچی میں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جہاں مناسب سمجھتی ہیں وہاں بھی اس موبائل اسٹور بھیج دیتے ہیں. سر کراچی میں موجود ہے؟ جی بالکل بالکل کراچی میں بھی موجود ہے جی. اچھا کراچی میں ویسے ہمارے 90 اسٹور ود ان کراچی ہیں، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ دیر اباؤٹ 18 موبائل اسٹورز ہمارے آپریشنل. اوکے 18 موبائل اسٹور اس وقت کراچی میں آپریشنل ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. سر کیا اس سے متعلق آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کچھ علاقے اگر ڈیفائن کی ذرا کوئی ایک اسپیسیفک لوکیشن تو نہیں ہوگی، لیکن کیا ایسا معاملہ ہے کہ اچھا کوئی ٹائم دیا جاتا ہو یا کہیں سے چیک کر لیا جائے کہ اچھا ہمارے علاقے میں موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کب آئے گا، ایسا چیک کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ پاسبل نہیں ہے، نہ اٹ از ناٹ ایون ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ وے. ٹھیک ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹس ہیں، جیسے نارتھ کراچی ہے، ناظم آباد ہے یا فیڈرل بی ایریا ہے، تو ہمارے سٹورز جہاں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہماری حتی الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے ریپلینشمنٹ ہو جائے، لیکن وہاں یہ سرو نہیں کرتے. ٹھیک. لیکن لیٹس سے آپ کھارا در چلے جائیں یا آپ سوراب گوٹ کی طرف جائیں اور وہاں ہمارا سٹور نہیں ہے، اور ہم سپر ہائی وے کی طرف بستیاں ہیں، چھوٹی بستیاں ہیں جہاں سٹور کھولنا ممکن نہیں ہے، تو یہ وہاں تو اٹ چینجز ایوری ڈے ان ریلیشن ٹو دا ریکوائرمنٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں آتی ہے اور ہمارا اپنا بھی، تو اس کا کوئی اسپیسیفک روٹ یا پلان نہیں ہے. اچھا عمر صاحب ایک اور چیز سے متعلق ذرا رہنمائی کیجیے گا. یوٹیلیٹی سٹورز پہ جیسا کہ آپ خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ وافر مقدار میں چیزیں ہیں اور عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ رمضان المبارک کے سٹارٹ میں تو بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، بڑا اچھا آپ کو چینی بھی ہے، گھی بھی ہے، ساری چیزیں وافر مقدار میں، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے چیزیں جو ہیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو شلفیں خالی ملتی ہیں. اس دفعہ رمضان میں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کیا کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ جائیں یوٹیلیٹی سٹورز پہ جا کے چیک کریں کہ ہاں یوٹیلیٹی سٹورز والے بھی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو جی وہ جو رمضان سے ہم گزرتے جاتے ہیں وہ چیزیں غائب نہیں ہو جاتی ہیں، وہ بک جاتی ہیں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، آپ کے لائف سے شاید وہ غائب ہو جاتی ہوں گی، لیکن آف کورس سٹاکس ڈپلیٹ ہوتے ہیں. ہم نے کمیٹیز فارم کی ہے، ہم نے ویجیلنس ٹیمز اپنی بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اس کے اسپاٹ چیکس کیے ہوئے ہیں، ہم نے کیمراز سٹورز پہ لگا دیے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا سٹاف راؤنڈ دا کلاک اس کو چیک کر رہا ہے، ہماری سیکورٹی کمپنیز وہ چیک کر رہی ہے، ہمارے مسٹری شاپنگ ادھر ہو رہی ہے، ہم خود کرا رہے ہیں کہ مسٹری شاپنگ سے پتہ لگے. گورنمنٹ لیول تک اس سے مسٹری شاپنگ ہو رہی ہے اور اس کی رپورٹ ایز ہائی ایز ٹو دا پرائم منسٹر جا رہی ہے کہ جی کیا سٹاک کی پوزیشن. تو ہمارے پہ اس وقت بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے اور جو ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اور بالکل ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ہمارے آپ لوگوں کی طرف سے بھی. سر آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو ظاہر ہے رمضان سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن ظاہر اس سے پہلے لوگ خریداری کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے بڑا درست کہا ہفتے کی خریداری کرنی چاہیے، لوگ مہینوں کی کر لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ مہینے کی تو کر ہی لیتے ہیں. ایسے میں بھی رمضان سٹارٹ نہیں ہوا لیکن ظاہر پیکج پہلے سے آ گیا تھا، آپ لوگوں کے سٹاکس موجود تھے. اب تک کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ پاکستانی یوٹیلیٹی سٹور سے یہ جو سبسیڈائزڈ مال تھا کتنا لے چکے ہیں، کتنی سیل اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کی ہو چکی ہے؟ سر اچھا سوال آپ کا. اس وقت پچھلے 10 تاریخ سے سر ہم نے یہ شروع کیا ہے. تقریباً ہم تقریباً 2.7 بلین کی سیل کر چکے ہیں تقریباً 3 دن میں. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس یہ 3 دن کی سیل ہے جی. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کی ہماری سیل لگ بھگ 800 سے 900 ملین، ایون 1 ارب کی بھی سیل آج ایک دن بھی ہو سکتی ہے، بیکاز آج پہلا دن ہے. ایز اے سیڈ ایوری بڈی ہر کوئی جانے کی کوشش کرے گا. تو ہم اگلے 3-4 دنوں میں ایٹ لیسٹ
800 سے 900 ملین پر ڈے کی اور یہ شاید 1 ارب روپے پر ڈے کی سیل بھی دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ کیا بک رہا ہے سر؟ یس لوگوں کا اعتماد. ان اشیاء میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے لوگ زیادہ پریشان تھے؟ چینی آبویسلی جی، آٹا، چینی، گھی. یہ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ٹیبل پہ ہے. اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا کیچپ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے. ریڈ سرپس بے انتہا سیل ہو رہے ہیں ابھی نارتھ آف ہمارے کنٹری میں. سر یہ جو آپ ریڈ سرپس کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بات کی اس کے علاوہ جو آئی گیس 19 اشیاء ہے سر جس پہ سبسڈی ہے اس وقت. جی 19 اشیاء. بیسن ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا جی. ہم اپنا خود بہت اچھی کوالٹی ہے بیسن. وہ ہم اپنا خود بناتے ہیں دالیں لے کے. وہ اس کی بہت زیادہ سیل ہے. آٹا دال چینی کی تو ہے ہی ہے. وہ تو پرائس سر یہ تو ظاہر ہے یہ شاید پہلی بار ہوا ہے کہ ان 5 اشیاء کے علاوہ آٹا، چاول، چینی، دالیں، گھی، ان کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں 14 یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان پر بھی سبسڈی ملی اور اس لیے اس کی سیل بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. نہیں جی 19 آرٹیکلز تو پچھلے سال بھی تھے. لیکن ہمارے پاس جو اب لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے سے تقریباً 4 گنا زیادہ لوگ آ رہے ہیں. تو جب وہ آٹا، چینی، دال، گھی لینے آتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ باقی چیزیں بھی لے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے ایز اے ریٹیل. بیکاز ہم نے بھی لوگ اپنی سٹاکس ان کے کیے. وہ 19 آرٹیکلز ہیں تو وہ جو پوری باسکٹ ہے بہت اچھی باسکٹ بن گئی ہے جو لوگ لے جا رہے ہیں. اور جو اگر 3 سے 4 گنا لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو اسی طرح سیل بھی بڑی. جیسے میں نے بھی آپ سے نمبر شیئر کیا تقریباً 1 ارب روپے ایک دن کی تقریباً ہم سیل کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی نکل رہی ہیں. سو دیر فور اٹس اے ویری گڈ سائن. ہم قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم سے کوشش یہ ہوگی، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، شارٹ فالز آئیں گے، کسی جگہ کی کمی بیشی ہوگی، لیکن ہماری پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر کی بالکل اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی اس میں کوتاہی نہ ہو اور ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ پورا اتر سکیں. ٹھیک ہے عمر لودھی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ اور جس طرح آپ نے کہا 1 ارب کی دن میں ہو رہی ہے، ایسے میں بڑا اچھا پیغام بھی آپ نے دیا اور وہ ہم بھی یہاں سے دیتے ہیں اور بار بار دینا بڑا ضروری ہے کہ 1 ہفتے کی گروسری کریں، پورے مہینے کی نہ کریں. اس وقت جائیں جس وقت رش کم ہو، کیونکہ کرونا بھی ہے، گرمی بھی ہے اور ایسے میں ظاہر مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو احتیاط بھی کرنی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے. وقت ظاہر عمر لودھی صاحب نے کہا کہ وہ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لیکن احتیاط کرنی ہے. تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تھوڑی سی گروسری کر کے واپس آ جائیں، دوسرے کو موقع دیں کیونکہ یہ آپ کی ایک بحیثیت شہری بھی ذمہ داری ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اہم خبر دیں گے. F8 کچہری میں وکلا کے چیمبر گرانے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے. اہم خبر اسلام آباد سے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. F8 کچہری میں وکلا کے چیمبر گرانے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے. توہین عدالت کا نوٹس وکلا چیمبر گرانے سے متعلق نظر ثانی کیس میں جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو 7 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ کا رجسٹرار کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان بھی سامنے آیا ہے. F8 کچہری میں وکلا چیمبر گرانے کا ایک کیس تھا جس سے متعلق توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. F8 کچہری، یہاں پر وکلا چیمبر گرانے کا کیس، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے رجسٹرار کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان کیا ہے. سپریم کورٹ کا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو 7 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ بچوں سے متعلق کیس میں عدالت نے برہمی کا اظہار کر دیا ہے. عدالت نے صوبائی ٹاسک فورس کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. بچوں کی بازیابی کے لیے FIA سے بھی معاونت لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. عدالتی کارروائی سے متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. عدالت نے صوبائی ٹاسک فورس کی رپورٹ مسترد کی ہے اور بچوں کی بازیابی کے لیے FIA سے بھی معاونت لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. بچوں کو تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا ہے. لاپتہ بچے انسانی سمگلنگ میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ریمارکس دیے گئے ہیں. جسٹس KK آغا کی جانب سے بچوں کو کسی ادارے نے حراست میں نہیں لیا تو پھر وہ کہاں گئے؟ عدم بازیابی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور عدالت نے صوبائی ٹاسک فورس کی رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। नया कराची, पुराना कराची, क्या देखना है आपने? चलिए यूं करते हैं, नए कराची में रहते हुए पुराने कराची का नज़ारा करते हैं। कैसे? शायान सलीम की रिपोर्ट देखिए। हम आपको दिखाते हैं कराची में ऐसा घर जहां दाखिल होकर आप 100 साल पीछे चले जाते हैं। ये घर मुसलमान, हिंदू, ईसाई और यहूदी खानदानों की रिहाइश गाह रहा है। इस घर में क्या कुछ है, देखते हैं। घने दरख्तों में घिरा ये 2 मंजिला कदीम घर जमशेद क्वार्टर में वाक़ है। इस घर में सकाफती विरसे को बड़ी खूबसूरती से महफूज किया गया है। पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाली अशिया को नफासत से रखा गया है। कदीम फर्नीचर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें इस घर की जीनत है। फर्श पर लगी दिलकश नकूश की टाइल्स घर के हुस्न को बढ़ा देती हैं। ये घर 1920 में तामीर हुआ और 1960 से ये घर दाऊद फाउंडेशन की मिल्कियत है। 2016 में घर की तज़ीन और आराइश साबका हालत को तब्दील किए बगैर पुराने तर्ज पर की गई, जो देखने वाले के दिल को भाती है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आते हैं, पुरसुकून है। कभी वो होता है ना, इंसान ऐसी जगह पे जाना चाहता है कि जहाँ सुकून हो बहुत, तो जब ऐसा फील होता है तो यहाँ आके विजिट करते हैं। एक मिक्सचर है नए पुराने का, कि पुराना भी है लेकिन बहुत अच्छा सा फील आता है यहाँ आके, जैसे पुराना है लेकिन बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज हुई हुई है, परफेक्टली मैनेज हुई हुई है हर चीज़। यहाँ पे हर कॉर्नर जो है ना एक यूनिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अलग से कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ घर नहीं, यहाँ पे अगर आएंगे तो हर चीज़ से ना एक नई चीज़, नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे आकर देखने का। मतलब ऐसे हम लोग आजकल ऐसा फर्नीचर, ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट और नहीं मिलती कहीं भी देखने को चीज़ें। यहाँ आने वाले पुरसुकून माहौल में गपशप करते हैं। कराची की नायाब तस्वीर को घर की दीवारों पर इस अंदाज में सजाया गया है कि इंसान माजी के झरोकों में खो जाता है। चीज़ें देखते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, एंड विद द डॉक्यूमेंटेशन बिलो इट एक आपको हिस्ट्री पूरी मिलती है। एक वन ऑफ इट्स काइंड एक यूनिक है कराची के अंदर। इस तरह के मतलब और भी होने चाहिए। You really don't find places like this openly, even in Islamabad or any other city of Pakistan. कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए लाइब्रेरी भी मौजूद है। शहर के वस्त में होने की वजह से घर की छत से मज़ारे कायद का दिल फरेब नजारा होता है। कदीम कराची का शानदार नमूना ये घर अपनी मिसाल आप है। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, things are pacing and things are changing widely throughout the world. So when you come to a place like this, it really gives you like the peace of mind and you can connect with your history. तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ये घर एक म्यूजियम की हैसियत रखता है। समाजी तकरीबात के लिए घर को इस्तेमाल किया जाता है। घर में दाखिल होने की टिकट सिर्फ 50 रुपए है। कंक्रीट का जंगल बने इस शहर का माजी देखना चाहते हैं तो TDF घर चले आएं। यहाँ आज भी पुराने कराची की शान और शौकत को असल हालत में दिखाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ये घर लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो जनाब अब बात करेंगे लड़कियों के शौक की। वैसे तो लड़कियों को बहुत सारे शौक होते हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, हाँ शॉपिंग करना, नए नए जूते खरीदना, फलानी जगह पे सेल लगे तो पैसे लगाना, पैसे उड़ाना। ये देख लें, इनके तो बड़े मसाइल है ना। मतलब जैसे इनकी बीवी भी बहुत शॉपिंग करती है, इतनी अच्छी खासी हमारी भाभी हैं। और जनाब एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि
आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, गर्मियों में कौन सा ट्रेंड है, सर्दियों में कौन सा ट्रेंड है। अच्छा जी, अगर स्किन आपकी ड्राई है, ऑयली है, तो क्या करना चाहिए, कैसा लाइनर इन है, कौन से लिपस्टिक इन है, कौन से लिपस्टिक इस ड्रेस पे जाती है नहीं। और सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, मुझे तो ज़्यादा मसला होता है कि अगर दिन में आप निकल रहे हैं तो यार डार्क लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए, या फिर लोग कहेंगे भूत बन के आ गए हैं। ये तमाम वैसे कभी महक कैसे हुए हैं? हाँ, क्या किसी ने कहा भूत बन के आ गई हैं? हाँ, आई एम श्योर किसी ने नहीं कहा होगा। नहीं, मुझे कहा है, मैं यही कहती हूँ कि मुझे माशाल्लाह इतनी देर इस फील्ड में हो गई, इसके बावजूद मुझे मेकअप करना नहीं आता। मतलब मुझे लाइनर नहीं लगाना आता। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम्हें मीडिया में माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं और तुम्हें अभी तक मेकअप करना नहीं आया, तो बेटा तुमने क्या सीखा? मैंने कहा सिर्फ खबरें पढ़ा सीखा। आज सीखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। आज मैं सीखूंगी भी, और बहुत सारे लोग जो कि हमें देख रहे हैं उन्हें हम सिखाएंगे भी कि मेकअप ट्रेंड अगर कौन सा आना है तो आपने किस तरह से अपने आप को बहुत ही प्यारा बना के घर से बाहर निकलना है। आज हमारे साथ मौजूद है मेकअप एक्सपर्ट सदफ जुनैद। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं आप। मेकअप कैसे होता है वैसे? आप मेकअप किया आपने? थैंक यू जी। आई शेड तो लगाए हैं? खुद ही किया है सारा मेकअप। खुद ही किया आपने सारा मेकअप। मुझे बताएं, ख़वातीन को, लड़कियों को बड़े मसले होते हैं कि जब घर से बाहर निकलना है कौन सा मेकअप होना चाहिए, दिन में लाइट होना चाहिए, रात में कहते हैं डार्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहते ही हैं। वैसे मैं तो जब भी हूँ एक जैसे ही मेकअप करती हूँ। मैंने कर दी, अपनी मर्जी है। दिन और रात में ऐसा होता है वैसे? देखें, वही ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं। अब तो बहुत HD कैमरास हो गए हैं, हर चीज़ बड़ी पर्टिकुलरली अब कैमरा पे भी नज़र आती है, यू नो। एंड सामने देखने से भी ट्रेंड्स इस तरह चेंज हो गए हैं। जो पहले किलोज ऑफ मेकअप का एक ट्रेंड होता था, जो हमारे द फुल केक एक्चुअली, या सो वो बहुत चेंज हो गया है। अभी द नेचुरल यू गो आउट, पीपल आर लाइकिंग दैट मोर। तो ज़रूरी है कि जितना आप अपने जो नेचुरल आपके फीचर्स हैं उनको आप इन्हांस करें, नेचुरल रहें। और हमें अपने भाइयों और अब्बा और यू नो मेल्स ऑफ द फैमिली से भी ज़रा कम सुनने को मिलता है कि शुक्र है, यू नो, योर नाउ विमेन आर लुकिंग मोर नेचुरल देन बिफोर। मुझे लगता है कि अब्बा भाई है, मैं कभी सेटिस्फाई नहीं, जैसा मर्जी मेकअप कभी भी नहीं होते, आंखों के साथ क्या कभी भी नहीं होते। अच्छा, तो ना पूछा करो, अब पूछते हो, हम ओपिनियन दे देते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, ऐसे ना किया करें। असल थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आप माशाल्लाह यूके से आप शिफ्ट हुई वापस इधर, उससे पहले आप यूके में भी तो आप यू हैव सर्टिफिकेट्स, आपने ट्रेनिंग भी दी। थोड़ा सा इस जर्नी से मुतालिक मुझे बताएं। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक्चुअली इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 10 years old। 10 साल में मेकअप स्टार्ट कर दिया? जी। ये ट्राई किस पे हुआ? घर के मर्दों पे भी हुआ है। अच्छा, भाइयों पे हो गया? भाइयों पे, स्पेशली छोटा भाई तो अक्सर छुरी के नीचे होता था। यानी एक कामयाब मेकअप आर्टिस्ट के पीछे का छोटा भाई छुपा हुआ है। अच्छा, आप कहती थी आज मैं जरा आईशेड लगा दूं? हाँ बिल्कुल होता था। अब मैं क्या करूँ, बहन नहीं थी। So yeah, he was youngest. But the journey started, actually I'm a daughter of a senior producer PTV. माशाल्लाह। So Abu was in the production house and I used to be in the makeup room. मैं अपने हमेशा मेकअप रूम में होती थी उनके PTV के, एंड मैं देखती थी साइड में बैठ के कि कैसे सीनियर आर्टिस्ट बैठ के अब जो इतने सीनियर मोस्ट हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनको कैसे मेकअप कर रहे हैं, यू नो, सो द स्ट्रोक्स एंड किस तरह से एप्लीकेशन होती थी। तो इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी। खैर फिर देन इन 2002 आई गॉट मैरिड एंड फिर मैं बाहर चली गई और वहाँ जाके फिर आई वॉज माशाल्लाह ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल। माई डॉटर्स नेम इज़ दानिया एंड शी इज़ 16 years old. So जॉब्स की, बहुत सारी जॉब्स की, लेकिन एक वो क्रिएटिव एस्पेक्ट हर इंसान के अंदर होता है। एंड आई थिंक पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। एंड आई वॉज वेरी अटैच टू माई फादर। तो मैं हमेशा अब्बू के साथ होती थी। जब वेकेशन स्टार्ट हुई समर्स की, आई यूज्ड टू बी विथ हिम। एंड देन कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली केम फ्रॉम माई मदर, शी वॉज वर्किंग वुमेन। एंड हमारी फैमिली की सारी जो लेडीज़ हैं दे आर माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड टू अनदर लेवल। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। बिकॉज मीडिया थी तो कोई कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं थी, लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस का भी इशू नहीं था। सो देन आई एक्चुअली परसूड इट एज अ करियर, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है और कलर्स में खेलना बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है समहाउ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल भी है ना कि आप किसी को तैयार कर रहे हैं और कलर्स की एप्लीकेशन किसी के चेहरे पर। बहुत मुश्किल है ये तो। देखिए मैं आपको एक छोटी सी समरी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किलात आती हैं। हर कस्टमर या हर क्लाइंट एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आपके पास आता है। अब फिर सबसे बड़ा मसला होता है वो तस्वीर अगर ले आए ना कि ऐसा मेकअप कर दो, उन्हें ये समझ नहीं आती कि भाई आपके चेहरे पे ये सूट नहीं कर रहा। जी, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली। इसका वैसे हल है क्या? आप कहते हैं वही मुंह ले आओ। नो
शुक्र है शेर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होना ये। Yes, that's what one message I need to give to my clients. मैं थोड़ा सा देना चाहती हूँ कि देखें जब आप लोग हमारे पास एक पिक्चर लेके आते हैं, so that person is not you. ठीक है ना, आपका फेस कट डिफरेंट है, आपका आई शेप डिफरेंट है, आपके फीचर्स एब्सोल्युटली डिफरेंट है, आपकी पर्सनालिटी होल सोल बहुत डिफरेंट है, तो आप ऐसे नहीं लग सकते हैं, ठीक है। आप उससे भी प्यारे लगेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल अपने वो फीचर्स एनहांस होंगे और लगते भी हैं सो ऐसे बाल बना दीजिए, ऐसा मेकअप कर दीजिए, सो इट बिकम्स समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज समटाइम्स कस्टमर्स आपके बिल्कुल बज़िद होते हैं कि बस आप किसी तरह से यही लुक हमें क्रिएट करके दीजिए, एंड करना पड़ता है। और जब उनको समझ आता है कि बिकॉज आई एम अ मेकअप एजुकेटर एंड मेरा एक डेकेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं सर्टिफाइड हूँ, तो एक इसीलिए कस्टमर इज़ सिटिंग ऑन द मेकअप चेयर एंड आई एम स्टैंडिंग, करेक्ट, सो डिफरेंस है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यही मैं कहना चाहूँगी कि जो जिसकी फील्ड है उसको आई थिंक बेटर पता है किस तरह करना चाहिए। अच्छा, आजकल एक बहुत ट्रेंड है मेकअप फिक्स करवाने का, जी आप मेकअप फिक्स करवा लेते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा खूबरू वो ख़वातीन जो स्क्रीन पे बात एक बात है, पता चल जाता है मेकअप हुआ या फिक्स हुआ है? चल जाता है पता जी और आदमियों को ज़्यादा पता चलता है। अच्छा फिर मैं पूछ लेता हूँ ना, कुछ लोगों का पूछ लेता हूँ, मरियम नवाज का मेकअप आपने देखा है? या फिक्स है? अगर हम बिफोर आफ्टर पे जाए तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाए, आई डोंट वांट टू से इट। अच्छा, ये एक चीज़ है कि ख़वातीन शायद बचने के लिए कि रोज़ाना मेकअप करना पड़ता है, हम मेकअप फिक्स करा लेते हैं। ये जो मेकअप फिक्स कराने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखी गई है, ये क्या ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके आप रोज़ाना शीशे के आगे खड़े हो, रोज़ाना अपने चेहरे पर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं? ओके, बाहर मुल्कों में तो फिर इसको टैटूइंग कहते हैं, ठीक है, सो दैट्स द आईब्रो टैटूइंग एंड देन लिप टैटूइंग एंड यू नो आप परमानेंट मेकअप जिसको हम कहते हैं, इवन द हाइलाइटर जो परमानेंट फिक्स होता है, सब कुछ हो रहा है आजकल, सब कुछ हो रहा है। सो ये वजह हम कहते हैं ना, हंसती हैं ख़वातीन तो वो ग्लो करता है, अल्लाह की रहमत। सो इसीलिए जो मेरे जो मेल कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं जब नेक्स्ट टाइम हम रिश्ता लेने जाएंगे तो हम तुम्हें लेके जाएंगे ताकि हमें पता हो ये अनार का जूस पिला के गुलनार हुआ है, गाल या के मेकअप फिक्स कराया है। जी सो या दिस इज ट्रू। अच्छा सदफ, मुझे बताएं, जैसे गर्मियाँ आ जाती है ना, हम गर्मी में कहते हैं कि अच्छा दिन में ख़वातीन अगर बाहर निकल रही हैं, डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी, लाइट लिपस्टिक लगाएं, फलाना लाइनर नहीं लगाना, आंखों को नेचुरल छोड़ दें। गर्मियों का ट्रेंड सर्दियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, उन्हें बड़ा शौक होता है कि अच्छा अगर हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हम ट्रेंडी मेकअप करके जाएँ। तो प्लीज़ ज़रा बताएं, जैसे समर है, अभी तो कोविड है, लेकिन जहाँ जहाँ ख़वातीन काम करने जा रही हैं उनके हवाले से लॉन का सूट पहना है, बहुत डिसेंट लगना, उन्होंने क्या मेकअप होना चाहिए? देखिए, इसीलिए कैटेगरीज बनाई गई हैं ना, एवरी डे मेकअप, नाइट मेकअप, इवनिंग मेकअप, एंड देयर आर कैटेगरीज ऑफ मेकअप। अगर आप दोपहर के टाइम पे फुल ग्लिटरी शिमरी आंखें वो बड़ी सी बना के, बड़े से बाल बना के मुनफरद नजर आएंगे जी तो वो मुनफरद होने के चक्करों में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है तो इसलिए जितना देखें नेचुरल आप रहेंगे उतना आप प्यारे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है लेंस यूज़ करने में, अपने कॉम्प्लेक्शन से हट के ग्रे, ब्लू, ये फरद नजर आ रहा है ना भाई। जी क्या है जरा, मतलब आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, तो ये भी जरा प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं कि लेंस को सेलेक्ट करना, लगाना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। हमें लगता तो बहुत आसान है, लेकिन जब लगा के मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो लोग बेचारे देख के कहते हैं और क्या ये स्किन टोन से डिपेंड करता है या पे जो आप ड्रेस वेयर करें उस पर डिपेंड करता है? बहुत हर चीज़ पे मैटर करता है। देखें, अब वही वाली बात है कि अब अल्लाह ने हमें ज़्यादातर हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ब्लैक आंखें दी हैं, लेकिन जो जिसके पास चीज़ होती है ना उसकी कदर नहीं होती है। तो इसीलिए फिर वो जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आजकल इसीलिए बहुत फ्लरिश कर रही है बिकॉज सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी काली आंखें हैं, ब्लैक आइज़ हैं, तो आपने ग्रे करनी है, अगर ग्रे हैं तो ग्रीन करनी है, ग्रीन है तो ब्राउन करनी है। और वहाँ पे बल्कि वेस्ट में लोग ब्लैक करने के चक्रों में होते हैं कि हमारे बाल भी ब्लैक। एशियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी स्किन को, उनके स्टाइल को, वो बहुत ज़्यादा उन्हें ग्लैमर लगता है। सदफ, बेहद शुक्रिया। आई होप जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, पीछे रहनुमा से दोबारा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहता हूँ कि हिफाजत कर लें अपनी, और कोई बहुत मुश्किल ये काम भी नहीं है, और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। पहले भी अल्लाह ताला ने करम किया, आइंदा भी अल्लाह बेहतरी करेगा। साथ साथ इसके वैक्सीनेशन का काम चल रहा है जी। वैक्सीनेशन की सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी वैक्सीन की
डिमांड है, जितनी तलब है उतनी सप्लाई नहीं। और ये सूरत हाल तो होनी थी, ये तो पहले से पता था कि ज़ाहिर है दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है और एक ही साथ सब लगवाना चाहते हैं, तो ये मुश्किल होगी। लेकिन वो ज़रा मुश्किल ज़्यादा हो गई क्योंकि यूरोप और बरतानिया के अंदर जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, जिस तादाद में होनी थी उतनी वो नहीं कर पाए। अमेरिका जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका ख़ुद अब एक बड़ा मुल्क है और वो बड़ी तेज़ी से अपने मुल्क की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से वैक्सीन बाहर जो है वो बहुत कम तादाद में या ना होने के बराबर जा रही है। तो यूरोप भी बाहर से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से आ कुछ नहीं रहा। तो तमाम दबाव जो है इस वक्त, ज़्यादातर दबाव जो आ गया है वो है चाइना सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त, और चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है और फिर रशिया है। रशिया की निस्बतन काफ़ी कम है, चाइना सबसे ज़्यादा और फिर भारत है। उसके अंदर ज़ाहिर है तमाम मुल्क जो हैं वो अपने अपने शहरियों के लिए वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके अंदर शामिल है। और तमाम मुल्क ही ऐसे हैं कि जहाँ पर जितनी वैक्सीन की ख्वाहिश है ममालिक की कि वो ले सकें उससे कम मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीन आई, लोगों को लगनी शुरू हो गई है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है हमारी। इस वक्त कल रात तक हमारे पास जो वैक्सीन दस्तयाब थी वो 9 लाख से ज़्यादा वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। रोज़ाना अगर मैं देखूं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं। इसके अंदर तकरीबन आप समझ लें 40 और 45 के दरमियान जो है वो पहली डोज़ होती है लोगों की, और बाकी जो है वो दूसरी डोज़ के लिए लोग वापस आते हैं। तो वैक्सीन मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हो ताकि हम इसके अंदर और भी तेज़ी कर सकें। इस वक्त जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से 70 हज़ार रोज़ाना यौमिया हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, और हमारी कोशिश ये होगी कि ईद के बाद हम इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख रोज़ाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफ़ा करने की हम कोशिश करेंगे। जो आपको पता है कि इस बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जो कोविड है इसकी वबा किसी उम्र के भी इंसान को लग सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जितने ज़्यादा लोगों की उम्र ज़्यादा है उतना ज़्यादा ख़तरा है उनके लिए इस बीमारी का। नौजवानों को ज़्यादातर जो है वो बीमारी होती भी है तो वो कोई बहुत उसके ऊपर संजीदा, तकरीबन सबके ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता और गुजर जाते हैं इस बीमारी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है 50 के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होता है जो जानी नुकसान है, 60 के बाद उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आता है और फिर ज़ाहिर है 70 में और ज़्यादा और 80 में और ज़्यादा। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की गई तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि सबसे पहली तरजीह हमारे लिए थी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस जहाज़ में जब हम सफ़र करते हैं तो वो आपको जब ताकीद करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का मास्क जब गिरेगा तो पहले आपने ख़ुद पहनना है और फिर कोई बच्चा आपके साथ है तो उसकी मदद करनी है। तो वो आप समझ लें ये उसी मिसाल की तरह है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, क्योंकि वो इस वक्त 6,40,000 हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स रजिस्टर हुए थे, इन 6,40,000 जो हैं उन्होंने बाकी 22 करोड़ की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहली तरजीह तो वो थी। उसके बाद जो है वो हमने उम्र के ज़्यादा लोगों से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। पहले 80 साल से ऊपर था, फिर 70 साल से ऊपर था, फिर 65 पे आए, 60 पे आ गए हैं। 50 से ज़्यादा की जो उम्र के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई थी 30 मार्च को। असद उमर साहब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम अपना इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अगर कल पहला रोज़ा हुआ तो मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे। एग्जैक्टली। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।